हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर से पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स जो था वो कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए जो शीट है, जो डीपीपी है, वो सारी ग्रुप के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दी है। अब हम लोग आज से 11th का जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर जो है फर्स्ट वो शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन जो अपने पास चैप्टर है, ये सबसे बेसिक चैप्टर भी हम लोग बोल सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है हमारे पास, इसे हम बोल सकते हैं कि ये फिजिक्स जो है, इस फिजिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। सबसे बेसिक इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि कोई भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, फिजिक्स के अंदर कोई भी वर्ड हम काम में लेंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा मास, सबसे पहली बात। लेंथ की अगर हम बात करें, मास की अगर हम बात करें, टाइम की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो कई सारे वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं, कई सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं और क्या क्या उनकी यूनिट होती है। जैसे मास है तो मास को हमें मेजर करने के लिए, जैसे कोई भी मास है आप उसे क्या बोलते हो, 20 किलोग्राम, केजी लगाते हो आगे। तो जो केजी है वो क्यों लगाया जाता है, वो क्या होता है वहाँ पर केजी। तो केजी जो है वो यूनिट होती है और जो 20 है वो क्या होता है, वहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम मास को क्या लिख रहे हैं, 20 केजी लिख रहे हैं, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और यही चैप्टर जो है, इसके अंदर यूनिट और डायमेंशन जो दो अलग अलग वर्ड यहाँ पर काम में आ रहे हैं, ये आप हर जगह यूज करते हो। यानी कोई भी आपको ऐसा चैप्टर नहीं मिलेगा, केवल इस क्लास के अंदर नहीं, आगे आप कितना भी पढ़ लो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो या मैथ पढ़ो, सबके अंदर ही आपको इसका यूज मिलेगा कि यूनिट एंड डायमेंशन के बिना हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर देखो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात जो है वो हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्या होती है, कैसे उसे डिनोट किया जाता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, कोई भी भौतिक राशि जो होती है, जितनी भी हम लोग राशियाँ यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, उन सारों को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, आपके पास लंबाई हो गई, या समय हो गया, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, जड़त्व आघूर्ण हो गया, यानी जितने भी वर्ड हम लोग काम में लेते हैं फिजिक्स के अंदर, वो सारी की सारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को निरूपित कैसे किया जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो कोई भी भौतिक राशि जो है वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। कोई भी भौतिक राशि दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एक तो होता है उसका परिमाण, एक तो होता है उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो होता है वो होता है उसकी यूनिट, यानी मैं बोल दूं मात्रक। दूसरा क्या होता है, उसका मात्रक। तो कोई भी भौतिक राशि जो है वो किन किन से मिलकर बनी हुई होती है, फर्स्ट होता है परिमाण और दूसरा क्या होता है, मात्रक। इन दोनों से वो मिलकर बनी हुई होती है। अब अगर हम बात करें कि किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, तो अभी किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, तो अगर हम प्रदर्शित करने का तरीका देखें कि कैसे लिखा जाएगा किसी भी भौतिक राशि को, तो प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, तो मैं कहूँगा कि अगर मैं परिमाण को डिनोट कर लूँ स्मॉल n से और मात्रक को मैं डिनोट कर लूँ u से, तो कोई भी भौतिक राशि जो है इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे परिमाण गुणा में उसका मात्रक।
कोई भी भौतिक राशि जो है उसे कैसे लिखा जाता है, परिमाण गुणा में मात्रक। अब अगर हम भौतिक राशि को मान लो हम लोग क्यू एज्यूम कर लेते हैं, क्यू मान लिया हमने, कोई भी भौतिक राशि है आपके पास, तो उसका परिमाण कितना है वो लिखना है और उसके साथ मात्रक क्या आएगा वो लिखना है। तो परिमाण अगर मैं n से निरूपित करूं तो मैंने लिख दिया n, और मात्रक क्या है u। तो मैं किसी भी भौतिक राशि को n गुणा u के रूप में लिखता हूं। अब अगर हम n गुणा u की बात करें तो n गुणा में u जो है वो एक भौतिक राशि को निरूपित कर रहा है, तो n गुणा u का जो मान है वो हमेशा नियत होता है। इन दोनों का जो गुणा है वो क्या रहता है, नियत रहता है। नियत रहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे n u बराबर हमने लिख दिया नियत, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर u को इधर ले जाऊं तो मैं बोलूँगा n बराबर हो गया आपके पास नियत राशि बटे में u। अगर मैं यहाँ पर बराबर को और नियत को हटाना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि बराबर और नियत को हटाकर मैं समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर लगा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह लगाकर क्या लिख दिया कि n जो है वो समानुपाती है 1/u के, यानी n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया u के। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया n हमने किसकी जगह लिखा था, n हमने किसकी जगह लिखा था, परिमाण की जगह। यानी किसी भी भौतिक राशि का परिमाण जो है वो उसके मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब कि किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा, किसी भौतिक राशि का मात्रक जितना बड़ा होगा परिमाण उसका उतना ही कम होगा। अब इस चीज को ही अगर हम एक एग्जांपल से समझना चाहें तो देखो मैंने लिख दिया 1 kg, ठीक है, 1 किलो, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि है, द्रव्यमानी है ये आपके पास। अब इसी को अगर मैं लिख दूं 1000 ग्राम, क्या दोनों ही बातें अलग अलग हैं क्या, या दोनों का मान, भौतिक राशि का मान अलग अलग है क्या? तो भौतिक राशि के मान की बात करूंगा तो मैं कहूंगा 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम ही होते हैं। यानी दोनों भौतिक राशियां जो हैं उनके अंदर n गुणा u, एक जो है वो क्या हो गया, एक हो गया परिमाण, और kg जो है वो क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया। n गुणा u का मान अगर मैं यहाँ पर देखूं और n गुणा u का मान मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर 1000 जो है वो क्या बन गया, n हो गया, और ग्राम जो है वो क्या बन गया, u, यूनिट बन गई उसकी। तो n गुणा u का जो मान है वो n गुणा u का मान क्या रहता है, नियत, कि 1 किलोग्राम उतनी ही क्वांटिटी है जितनी 1000 ग्राम है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि देखो जब परिमाण छोटा है, परिमाण क्या है, 1 है, एक ही है, तो जो इकाई है, जो मात्रक है वो क्या है, बड़ा। केजी बड़ा होता है या ग्राम बड़ा होता है, तो हम कहेंगे किलोग्राम जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब मात्रक जो है वो बड़ा है तो मात्रक बड़ा होने पर जो परिमाण है वो क्या है, कम है। यहां पर अगर हम बात करें तो देखो क्या ये मात्रक बड़ा है क्या, बिल्कुल ही नहीं है। अगर इससे इसके कंपैरिजन करें तो किलोग्राम ज्यादा होता है या ग्राम ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे कि बड़ी क्वांटिटी की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी होती है, केजी। ग्राम क्या होती है, छोटी क्वांटिटी, छोटी यूनिट होती है, सॉरी छोटा मात्रक होता है। तो छोटा मात्रक है ग्राम, तो यहां पर जो परिमाण आया वो क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो मैं कहूंगा कि परिमाण और मात्रक जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते, परिमाण और मात्रक जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का अगर परिमाण ज्यादा है तो वो कब ज्यादा होगा, जब मैं मात्रक को क्या करूं, छोटा करूं। अगर मैं मात्रक को बड़ा लेता हूं तो उसका परिमाण क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो कोई भी भौतिक राशि है उसे निरूपित कैसे किया जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है, परिमाण और मात्रक के गुणा से, कि परिमाण और मात्रक का गुणा जो है वो एक भौतिक राशि को निरूपित करता है। इन दोनों का जो गुणा है वो हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। जब आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक के अंदर बदलते हो तो ये जो गुणा है वो काम में आता है। कैसे काम में आएगा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 केजी को मैं 1000 ग्राम के अंदर बदलना चाहूं तो 1 केजी को जब मैं 1000 ग्राम के अंदर बदलना चाहूं तो मैं ये लिखता हूं कि एक भौतिक राशि के लिए पहले
1 kg जब मैं लिख रहा हूँ तो 1 kg के अंदर N1 उसका परिमाण, U1 उसका मात्रक बराबर हो जाएगा दूसरा परिमाण और दूसरी इकाई। यानी जब मैं एक इकाई से दूसरी इकाई में चेंज करता हूँ, बदलता हूँ, तो ये जो समीकरण है वो मेरे काम में आती है। और N जो है यानी परिमाण जो है वो मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण जितना ज्यादा होगा इसका मतलब मात्रक उतना ही छोटा होता है। तो कोई भी फिजिकल राशि उसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। अब जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशियां हैं, वो भौतिक राशि होती कितनी प्रकार की है उसे प्रदर्शित करने का तरीका हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि भौतिक राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियों के अगर हम प्रकार की बात करें तो प्रकार देखो कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भौतिक राशि के प्रकार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सारणी बनाकर आप लोगों को बता देता हूँ। भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि, अब भौतिक राशि जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो फर्स्ट प्रकार मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। फर्स्ट जो प्रकार होता है इसे बोला जाता है अनुपात। इसे क्या बोला जाता है, अनुपात, रेशियो। यानी कोई भी दो समान राशियों का अनुपात जो है, कोई भी दो समान भौतिक राशियों का अनुपात। जैसे अगर हम बात करें, आपने बोल दिया कि कोई भी दो भौतिक राशि हैं और समान हैं, जैसे लंबाई है, ठीक है, तो दो लंबाइयों का अनुपात हो गया। या फिर कोई दो द्रव्यमान हैं तो उन दोनों द्रव्यमानों का अनुपात हो गया। जैसे मैं बोल दूं लंबाइयों का अनुपात, लंबाइयों का अनुपात, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बोल दूं यहाँ पर कोई भी दो द्रव्यमान हैं, उन द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात। यानी कोई भी दो समान भौतिक राशियां हैं, ठीक है, उन दोनों समान भौतिक राशियों का जो अनुपात आएगा, यानी लंबाई आपको कोई दी हुई हो, उन दोनों लंबाइयों का अनुपात देख रहे हो, या दो कोई भी द्रव्यमान दिए हुए उन दोनों द्रव्यमानों का अनुपात हम देख रहे हो, तो जो भौतिक राशि है उसे हम अनुपात लिख सकते हैं। और अगर समान लंबाइयों का अनुपात हो या समान द्रव्यमान का अनुपात हो, तो जो अनुपात आ रहा है क्या उस अनुपात का कोई मात्रक होगा, क्या उस अनुपात का कोई मात्रक होगा क्या। जैसे मैं लंबाइयों की बात करूं तो मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले ले लेता हूं। मैं बोल देता हूं कि एक लंबाई है मेरे पास 1 मीटर, दूसरी लंबाई है मेरे पास 1 मीटर या 2 मीटर। तो जो मैं यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकालूंगा, जो मैं यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकालूंगा, वो अनुपात कितना आएगा, मैं लिखूंगा L1/L2। L1 1 मीटर लिख दिया, L1/L2, L1 1 मीटर लिख दिया, L2 कितना लिख दिया, 2 मीटर लिख दिया। तो M मीटर, मीटर से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो अनुपात आया उस अनुपात के अंदर क्या कोई मात्रक आया क्या, तो कोई भी मात्रक वहां पर नहीं आया, केवल मान आ रहा है, यानी केवल परिमाण उसका आ रहा है। तो जो अनुपात होता है वो अनुपात के अंदर हमेशा केवल क्या विद्यमान रहता है, परिमाण होता है। केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, मात्रक नहीं होता, मात्रक नहीं होता। कोई भी दो समान भौतिक राशियां हैं तो उन भौतिक राशियों का जो अनुपात होता है वो अनुपात के अंदर हमेशा केवल परिमाण बचता है, मात्रक नहीं होता है। अब इसका एक हमारे पास अपवाद भी होता है, इसका एक क्या है, अपवाद भी है। कैसे, कौन सी भौतिक राशि है जिसका अनुपात जो है उसका मात्रक भी होता है, तो अगर हम बात करें कोण की, कोण को जब हम लोग नापते हैं
तो कोण को आप लोगों ने देखा होगा दो तरीके से नापा जाता है, एक तो डिग्री के अंदर और दूसरा रेडियन के अंदर नापा जाता है। ठीक है, अब अगर हम कोण की बेसिक डेफिनेशन देखें तो बेसिक डेफिनेशन सामान्य परिभाषा, अगर हमें कोण ज्ञात करना हो तो कोण ज्ञात करने की सामान्य परिभाषा क्या होती है? अगर आपके पास यहाँ पर कोई इस तरीके का चाप बन रहा हो, ये वाला कोण हो आपके पास थीटा, त्रिज्या हो आपके पास r और इस चाप की लंबाई हो l, तो त्रिज्या जो है वो भी क्या है? एक तरीके की लंबाई ही है, क्योंकि त्रिज्या को अगर मैं लिखूंगा तो त्रिज्या को किस में लिखता हूं मैं? मीटर के अंदर। जैसे मैंने लिख दिया 1 मीटर। ठीक है, तो जो ये चाप की लंबाई है, लंबाई को भी मैं किस में लिखता हूं? मीटर के अंदर ही लिखता हूं। परिमाण आप कितना भी ले सकते हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि त्रिज्या जो है वो भी मीटर के अंदर है और लंबाई जो है वो भी किस में होती है? मीटर के अंदर होती है, यानी समान भौतिक राशियां हैं दोनों। तो जब मैं यहां पर कोण का मान निकालता हूं तो कोण बराबर क्या होगा? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। क्या यही होता है क्या? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या। चाप जो है या चाप की लंबाई जो है वो भी मीटर के अंदर है, त्रिज्या जो है वो भी किस में है? मीटर के अंदर है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो केवल और केवल क्या आना चाहिए? परिमाण ही आना चाहिए, कोई मात्रक नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोण के लिए मात्रक आ जाता है रेडियन या फिर मैं बोल सकता हूँ डिग्री। तो ये एक अपवाद है अनुपात के अंदर, कि अनुपात के अंदर अपवाद क्या है? कोण। कि कोण के अंदर दो समान भौतिक राशियों का अनुपात ही है, लेकिन वो अनुपात जो है उसके अंदर उसका मात्रक आता है, साथ ही परिमाण भी आता है। जबकि बाकी सारे जो अनुपात हैं उनके अंदर केवल परिमाण होता है, मात्रक नहीं होता है। अगर दूसरी भौतिक राशि की हम लोग बात करें, दूसरी हम लोग भौतिक राशि की बात करें तो वो होती है हमारे पास अदिश राशियां। अदिश राशियां, अदिश राशियां कौन सी होती हैं? देखो, अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशियां क्या होती हैं? कि ऐसी भौतिक राशियां जिनके अंदर परिमाण पाया जाता है, परिमाण होता है। ठीक है, उनका मात्रक भी होता है, परिमाण भी होता है और मात्रक भी होता है। उन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात करेंगे दूरी की, तो दूरी जो है वो क्या है? अदिश राशि है। जैसे दूरी को मैं लिखना चाहूं कि 21 किलोमीटर की दूरी है, तो 21 किलोमीटर की दूरी है तो इसे किलोमीटर की दूरी है, तो 21 किलोमीटर की दूरी है तो इसे हमने क्या लिख दिया? अदिश राशि लिख दिया। इसके अंदर परिमाण भी आ रहा है और मात्रक भी आ रहा है। अगर हम बात करें और कोई चीज़ ऐसी लें जो कैसी राशि हो? अदिश राशि हो, तो दूरी के बाद अगर हम बात करें चाल की, तो चाल जो है वो क्या होती है? चाल होती है दूरी बटे में समय। चाल क्या होती है? दूरी बटे में समय। तो दूरी जो है वो कैसी राशि है आपके पास? दूरी के अगर मैं मात्रक लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि ये मीटर के अंदर है, और समय जो है इसका मात्रक क्या होता है? नॉर्मली हम लोग समय को घंटे में या मिनट में या सेकंड के अंदर देखते हैं। तो दोनों एक ही भौतिक राशि नहीं है, ये दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं। अगर एक ही भौतिक राशि होती तो मैं यही बात बोलता कि ये अनुपात हो गया, लेकिन दो भौतिक राशि हैं अलग अलग। तो दो भौतिक राशियां हैं अलग अलग, तो चाल जो है इसका परिमाण भी होगा और मात्रक भी होगा। तो ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। इसी तरीके की बहुत सारी राशियां होती हैं। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड जो आपके पास राशि होती है, भौतिक राशियों का प्रकार होता है, इसे हम बोलते हैं सदिश राशियां। और इसी से आपको पता चलेगा कि अदिश राशियों के अंदर विभक्त करने का मतलब क्या है। तो सदिश राशियों की अगर बात करें तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके पास परिमाण है, प्लस में मात्रक है, और मात्रक के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर जुड़ जाती है और वो होती है दिशा।
यानी आपको वो राशि अगर दिशा भी बताए साथ साथ, तो इसका मतलब वो जो राशि है उसे बोला जाता है सदिश राशि। जैसे अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन जो है वो कैसी राशि होती है, वो सदिश राशि होती है। विस्थापन क्यों कहा मैंने, मैं अगर बोल दूं कि कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या पता चला आपको पहली बात पता चली 15 क्या है, परिमाण। दूसरी बात क्या पता चली, किलोमीटर क्या है यहाँ पर, मात्रक। और तीसरी चीज उत्तर दिशा की ओर, तो यहाँ पर आपको दिशा भी पता चली। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण, मात्रक और दिशा भी हो, तो वो भौतिक राशियां क्या बोली जाती है, सदिश राशियां बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें वेग की, तो वेग जो है वो क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। तो जब हम विस्थापन बटे में समय करेंगे, तो देखो विस्थापन जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि। यहाँ पर जब हमने चाल की थी तो क्या की थी, दूरी बटे समय। दूरी कैसी राशि थी अपने पास, अदिश राशि। तो अदिश राशि और अदिश राशि दोनों का अनुपात है, तो कैसे आएगा, अदिश आएगा। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई एक राशि भी सदिश राशि है, तो जो परिमाण आएगा, जो मान आएगा, वो कैसी राशि आएगी, सदिश राशि आएगी। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण भी हो, मात्रक भी हो और एक निश्चित दिशा भी हो। मैं यहाँ पर दिशा के अलावा यहाँ पर लिख देता हूँ निश्चित दिशा, निश्चित दिशा भी हो, तो ऐसी भौतिक राशियों को क्या बोला जाता है, सदिश राशियां बोला जाता है। ये सदिश और अदिश जो है वो आप लोग अगला जो चैप्टर आएगा आपके पास नेक्स्ट सदिश राशियां, उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से आप लोग डीपली पढ़ोगे। और जो सबसे लास्ट वाली है, इसको बोला जाता है प्रदिश राशि, प्रदिश राशि। अब प्रदिश राशि कौन सी होती हैं, प्रदिश राशि कौन सी होती हैं कि कई ऐसी राशियां होती हैं जिनके पास परिमाण भी है, कई ऐसी राशियां होती हैं जिनके पास परिमाण भी है, मात्रक भी है और दिशा भी है। परिमाण भी है, मात्रक भी है और दिशा भी है, लेकिन उनकी दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती। निश्चित नहीं होने का मतलब, जैसे हम वेग ले लिया, विस्थापन ले लिया, तो विस्थापन की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसका विस्थापन उसी दिशा के अनुसार होगा, उसी दिशा के अलोंग होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रदिश राशियों की, तो प्रदिश राशि का मतलब है कि उसके पास दिशा तो है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये हमेशा उत्तर की ओर ही चलेगा। ये कभी दक्षिण की ओर चला जाता है, कभी पूर्व की ओर चला जाएगा, कभी पश्चिम की ओर चला जाएगा। तो प्रदिश राशि कौन सी होती है, प्रदिश राशि ऐसी राशियां होती हैं जिनका परिमाण होता है प्लस में जिनके पास मात्रक होता है, और मात्रक के साथ साथ अनिश्चित दिशा होती है, उनकी अनिश्चित दिशा होती है। यानी दिशा के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी दिशा हमेशा वही होगी, यानी दिशा जो है वो बदलती रहती है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जड़त्व आघूर्ण जो होता है, वो जड़त्व आघूर्ण प्रदिश राशि का उदाहरण होता है कि उसकी दिशा जो है वो निश्चित नहीं होती। तो हमने भौतिक राशियां जो है इनको मुख्यतः 4 प्रकार के अंदर देखा है। सबसे पहले अनुपात की, तो अनुपात क्या होगा, परिमाण होगा, मात्रक नहीं होगा इसके अंदर, या लेकिन इसका अपवाद है कौन है, कोण, कि कोण समान भौतिक राशियों का ही अनुपात है, लेकिन फिर भी उसका मात्रक होता है रेडियन और डिग्री। दूसरा प्रकार हमने देखा अदिश राशियां, कि परिमाण भी हो और मात्रक भी हो, ठीक है, परिमाण भी हो और मात्रक भी हो, जैसे दूरी, चाल, या फिर मैं बात कर लूँ समय की, तो समय जो है इसके भी लिए भी परिमाण भी होता है और मात्रक भी होता है, तो वो कहलाती है अदिश राशियां। सदिश राशि क्या होती है, जिनकी परिमाण हो, मात्रक हो प्लस एक निश्चित दिशा हो, यानी जिनके बारे में आप कंफर्म ये कह सकते हो कि ये इसी दिशा के अनुसार जाएगा, तो वो राशियां जो हैं वो क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन हो गया, वेग हो गया। अब बात करें लास्ट की, तो प्रदिश राशि। प्रदिश राशि कौन सी होती है,
काफ़ी हद तक सदिश राशियों के समान होती है, लेकिन सदिश राशियों का एक गुण अनिश्चित होता है, उसमें वो कौन सा होता है, वो होती है दिशा, कि सदिश राशियों में दिशा निश्चित होती है जबकि प्रदिश राशियों के अंदर दिशा निश्चित नहीं होती है। तो ये आपके पास भौतिक राशियों के प्रकार हो गए। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है कि फिजिक्स के अंदर हम लोग अगर मेनली मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर कुछ भौतिक राशियां जो हैं इन्हें हम बोलते हैं मूलभूत राशियां, और कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां जो हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो है अपने पास ये भौतिक राशियों के प्रकार के अंदर ही बात कर रहे हैं हम लोग। वो जो प्रकार था वो तो परिमाण, मात्रक और दिशा के आधार पर था, और ये जो प्रकार है ये प्रकार है आपके पास किसके आधार पर, व्युत्पन्न, यानी कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है इसके आधार पर, यानी कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है इसके आधार पर। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होती है अपने पास मूलभूत राशियाँ, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। मूलभूत राशियाँ क्या होती हैं कि अगर आपको कोई भौतिक राशि का मात्रक देखना है या कोई भौतिक राशि आपको लेनी है तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। शुरुआत करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आपको अपना परिचय देना हो तो परिचय देते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको परिचय देना हो तो आप अपने पिता का नाम बोलते हैं, उसके बाद में खुद का नाम बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें हम लेके चलते हैं बेसिक से, यानी मूलभूत राशियां लेके चलते हैं, और वो होती हैं 3। उन 3 राशियों के आधार पर हम बाकी सारी जो और राशियां हैं उनको व्युत्पन्न करते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति जो है बाकी सारी राशियों की वो किससे है, मूलभूत राशियों से हैं। और ये जो मूलभूत राशियां हैं वो निश्चित नहीं है, आप कोई भी 3 राशियों को मूलभूत राशियां ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैकेनिक्स की, यांत्रिकी की अगर हम बात करें तो यांत्रिकी के अंदर हम 3 मूलभूत राशियां लेके चलते हैं, और वो 3 मूलभूत राशियां कौन सी होती है, पहली होती है द्रव्यमान, दूसरी होती है आपके पास लंबाई, और तीसरी होती है समय। मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी निश्चित नहीं है कि आप किन्हीं मूलभूत राशियां ले रहे हो, ठीक है। आप अपनी इच्छा से कोई भी 3 राशियों को मूलभूत राशियों की तरह व्यवहार करवा सकते हो या बोल सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, यांत्रिकी के अंदर जो हम फिजिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं इस पार्ट के अंदर हम 3 राशियां जो हैं इनको मूलभूत राशियां लेके चलते हैं, और बाकी जो भी राशियां हैं उनकी उत्पत्ति हम इन तीनों के माध्यम से ही करेंगे। तो इन तीनों को बोला जाता है मूलभूत राशियां, यानी इनसे हमें उत्पत्ति करनी है बाकी सब राशियों की। तो इनके अलावा जो भी राशियां हैं, मूलभूत राशियों के अलावा जो भी राशियां हैं, या फिर ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न किया गया है, उनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। यानी मैं अगर इसके अंदर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न किया जाए, यानी मूलभूत राशियों का गुणा कर दो, भाग कर दो,
जोड़ दो इनको, या फिर इनमें से घटाव करने पर कोई भी मूलभूत भौतिक राशि जब आएगी तो उस भौतिक राशि को क्या बोला जाएगा, व्युत्पन्न राशियां बोला जाएगा। तो ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों से व्युत्पन्न किया जाए व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अगर हम व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो हमने बोल दिया संवेग जो है वो व्युत्पन्न राशि है। अब अगर आपने 9th 10th के अंदर पढ़ा हो तो संवेग जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है आपके पास द्रव्यमान गुणा में वेग, यही होता है क्या। और वेग का सूत्र हमने अभी अभी लिखा था, वेग का सूत्र जो है वो क्या होता है आपके पास, वेग का सूत्र होता है द्रव्यमान। तो आ गया वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन, सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे में समय। अब विस्थापन जो है वो एक्चुअल के अंदर क्या है, क्या लंबाई है, क्या विस्थापन, तो मैं कहूंगा द्रव्यमान। अब देखो संवेग जो है, इस संवेग को हम किसके पदों में लिख रहे हैं, द्रव्यमान के पदों में लिख दिया। विस्थापन यानी लंबाई, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, यानी लंबाई है, तो इसको हमने बोल दिया कि लंबाई है। और समय क्या है, समय t है यहाँ पर। तो इस संवेग को हम लोग द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिख रहे हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिख रहे हैं। तो संवेग जो है वो कैसी राशि बन जाएगी, व्युत्पन्न राशि बन जाएगी। जैसे बल की हम लोग बात करें तो बल का सूत्र क्या होता है, बल का सूत्र होता है आपके पास द्रव्यमान गुणा में त्वरण, यही होता है। अब अगर हम इसी को आगे लिखते जाएं तो मैं बोलूँगा बल बराबर द्रव्यमान, तो हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है आपके पास वेग बटे में समय, यही होता है। वेग क्या होता है, वेग होता है हमारे पास, ये हो गया द्रव्यमान, वेग क्या होता है विस्थापन बटे में समय, ये तो हो गया वेग। और एक समय पहले से यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, समय का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो द्रव्यमान है m, विस्थापन यानी लंबाई l और समय यानी t। तो इस बल को भी हम लोग m l t यानी द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में लिख सकते हैं। तो बल जो है वो भी कैसी राशि बन गई, व्युत्पन्न राशि बन गई। तो मूलभूत राशियां हम लोग अपनी इच्छा से कोई भी ले सकते हैं। यांत्रिकी के अंदर हम 3 मूलभूत राशियां लेते हैं जिनके आधार पर हम बाकी सब राशियों के मात्रक और विमा निर्धारित करते हैं, या बाकी सब राशियों को हम लोग लिखते हैं। तो भौतिक राशि का ये जो प्रकार था, इसके अंदर हमने क्या देखा कि 2 प्रकार की भौतिक राशियां, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां होती है। चलिए नोट डाउन कीजिए।